हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जनरली क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बने होते हैं, तो इन्हीं को बोल देते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स। इसमें बहुत सारे सब्सटेंस आएंगे, कंपाउंड्स आएंगे, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया। तो एनसीईआरटी को पूरा कवरअप किया है इसमें। तो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल को हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो प्रोसेस कौन सा है हमारा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। वहीं अगर कोल गैस की बात करते हैं तो कोल गैस को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ऑब्टेन करते हैं। ट्रिक कैसे याद कर लीजिए, सी के बाद आता है डी अल्फ़ाबेट में, तो कोल गैस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। हम बात करते हैं नेचुरल गैस को। जैसे अर्थ में ये एक हम पिट खोदते हैं, ठीक है, अर्थ में होल करते हैं, तो यहाँ पे जो होता है ना, अपर स्ट्रेटा हुआ, और ये लोअर स्ट्रेटा। ठीक है, सबसे नीचे। तो यहाँ पे नेचुरल गैस किस वाले लेयर में पाई जाएगी? तो नेचुरल गैस जो होती है वो अपर स्ट्रेटा में मिलेगी हमको। कहाँ पे? नेचुरल गैस ये अपर स्ट्रेटा में। ठीक है, नेचुरल गैस। क्लियर? तो देखो, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन कैसे मिले? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। कोल गैस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। और नेचुरल गैस कहाँ से मिली? अपर स्ट्रेटा से हमें। ठीक है, अब बात करते हैं एल्केन की। सबसे पहला कौन सा है हमारा? एल्केन। एल्केन की बात कर लेते हैं। जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। ठीक है, ये एल्केन का फार्मूला हो गया, CnH2n+2। एल्केन में जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो होती है पैराफिन्स। पैराफिन्स क्या होता है? एक ग्रुप होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। क्या है? ग्रुप ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ग्रुप ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, पैराफिन्स की बात कर रहे हैं। व्हिच आर फाउंड इन पेट्रोलियम एंड कोल। क्लियर? तो पैराफिन्स मतलब लिटिल अमाउंट, वेरी ट्रेस अमाउंट, लिटिल एफिनिटी होती है। सिंपलेस्ट एल्केन की बात करते हैं तो एक कार्बन का तो मेथेन हो जाएगा। और मेथेन की स्ट्रक्चर कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। क्यों? 4 बॉन्ड पेयर हो गए और 0 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी हमारी? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इसमें देखो, HCH बॉन्ड की बात करते हैं। HCH, ये देखो HCH बॉन्ड एंगल कौन सा होगा? 109.5 डिग्री। और इसमें CC बॉन्ड लेंथ जो होती है वो CH बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होती है। क्लियर? पूरी NCERT को ओवरऑल कवर किया गया है इसमें। ठीक, अब बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारा, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ये हमारी नीचे लिखा है पेंटेन, तो पेंटेन की हमने क्या पहले बताया है? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिस कंपाउंड में जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, बशर्ते मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए उसका। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए, फिर ब्रांचिंग देखेंगे उसमें। ठीक है, नहीं तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट को हम वो काउंट करेंगे। तो देखो, ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी उसमें बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। जैसे पेंटेन की बात कर रहा है तो देखो 1 2 3 4 5, ये लीनियर स्ट्रक्चर है एन पेंटेन।
आइसोपेंटेन बनाना है हमको, 1 2 3 4 और 5। मेथेथ प्रोब्यूटेंट, ये आइसोपेंटेन हुई। नियोपेंटेन बनाना है तो 1 2 3, ये हो गए नियोपेंटेन। अब इस मॉलिक्यूल में ये है आइसोपेंटेन, वो सॉरी एन पेंटेन, ये है आइसोपेंटेन, ये है नियोपेंटेन। अब इन सबको देख के हमको ये पता चल रहा है कि नियोपेंटेन जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है। देखो एक ब्रांचिंग ये है, एक ब्रांचिंग ये है, क्लियर। ये है सेंट्रल एटम, इसमें एक ब्रांचिंग, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग है इसमें उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ज़्यादा ब्रांचिंग कम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो सबसे जिसमें सबसे कम ब्रांचिंग होगी उसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किस में होगा? एन पेंटेन में, फिर आइसोपेंटेन, फिर एन नियोपेंटेन, ठीक। अब आइसोमर्स की बात कर लेते हैं। तो कुछ एनसीईआरटी का डाटा दिया गया है। एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे C6H14 में 5 आइसोमर, एल्केन के लिए है C7H16 9, C10H22, ये हैं 75 आइसोमर्स। अब नंबर के अकॉर्डिंग केवल हम एल्केन की बात करेंगे। तो देखो ये डाटा याद कर लीजिए, आपको आइसोमर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कार्बन का नंबर जितना होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें आइसोमर हैं। जैसे कार्बन का नंबर अगर दिया है कितना 1, तो आइसोमर कितने होंगे? 1। 2 हैं तब भी 1 होगा, 3 फिर 1, 4 तो 2 आइसोमर होंगे, 5 नंबर है तो 3 आइसोमर होंगे, 6 तो 5, 7 में 9, 8 में 18 होंगे, 9 में 35 हो गए। अगर कार्बन का नंबर एल्केन में 10 है तो 75, जैसे इसमें 10 कार्बन का नंबर है तो 75 आइसोमर हो गए, क्लियर। ये एल्केन के लिए। अब प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं एल्केन के लिए हम। तो देखो प्रिपरेशन एल्केन की कैसे होगा। तो सबसे पहले या तो एल्कीन या एल्काइन का हम रिडक्शन करा देते हैं। और रिडक्शन कैसे होगा? रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। देखो जैसे ये हैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट। प्लेटिनम पैलेडियम जो होगा रूम टेम्परेचर पर रिडक्शन करेगा, निकिल जो होगा उन्होंने हाई टेम्परेचर पर रिडक्शन करेगा। तो ये एल्कीन का हुआ रिडक्शन, या एल्कीन या एल्काइन का हमने बोला रिडक्शन कराना। ये एल्कीन दिया है, इसका रिडक्शन प्लेटिनम और पैलेडियम और निकिल की प्रेजेंस पे एल्केन बना दिया। जितने कार्बन का देखो 1 2 कार्बन का एल्कीन है तो 2 कार्बन का एल्केन भी बनेगा, ठीक है, ये याद रखिए। यहाँ पे एल्कीन कितने कार्बन का? 1 2 3, तो 3 कार्बन का एल्केन भी बनाना है हमको, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में प्लेटिनम पैलेडियम या निकिल। अब ये एल्काइन दिया है हमारा ना, तो इसका 2 बार हम रिडक्शन कराएंगे। देखो 2H2 लिखा, तो जितने कार्बन की एल्काइन है उतने कार्बन का एल्केन भी बन जाएगा, ठीक है। अब एल्किल हैलाइड से हम एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। देखो एल्किल हैलाइड से, फ्रॉम एल्किल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड, ठीक है। तो किसकी प्रेजेंस में होगा? Zn और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। Zn और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड को ये रिड्यूस करके एल्केन में बदल देता है, ठीक है। Zn डाइल्यूट HCl। अब दूसरी रिएक्शन हमारी एक नेम रिएक्शन है, वो है वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है? एल्किल हैलाइड को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से रिएक्ट कराया जाता है। देखो क्या बता रहा है इसमें, एल्किल हैलाइड है हमारा ये, ठीक है, ब्रोमाइड। एल्किल हैलाइड को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो जितने कार्बन का एल्किल हैलाइड होगा, देखो एक ये है एक ये है, सेम ही है ना, तो 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड तो 2 कार्बन का एल्केन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल गया। तो ये हो गया वुर्ज रिएक्शन, एल्किल हैलाइड को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से रिएक्शन कराएंगे, एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। अगर 2 डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड हैं, सपोज दैट यहाँ पे कोई दूसरा एल्किल हैलाइड है, ये कोई दूसरा एल्किल हैलाइड है, तो 3 टाइप के फॉर्मेशन होंगे प्रोडक्ट। अभी जैसे 2 सेम टाइप का एल्किल हैलाइड था तो सिंगल टाइप का बनाना प्रोडक्ट। अगर 2 डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड होते तो यहाँ पे प्रोडक्ट में वेरिएशन आ जाता है, ये डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? 3 डिफरेंट टाइप, इफ़ 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड आर टेकन देन 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म,
ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से देखते हैं, बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना है हमको। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन कैसे बनेगी? देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब CH3COO Na+ और NaOH और CaO, ये सोडा लाइम है हमारा। तुमसे पूछेगा सोडा लाइम का फार्मूला क्या है, तो NaOH + CaO। क्या बोलोगे? NaOH CaO सोडा लाइम। ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देता है, और डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देगा तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है, एक कार्बन का, ठीक है, ये CO2 बाहर चला जाएगा, हट जाएगा, तो ये एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक है रिएक्शन हमारी कोल्बे रिएक्शन, या सॉरी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है। कोल्बे रिएक्शन दूसरी है, यहाँ पे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में हम बात करेंगे, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, मेथेन इसमें नहीं बनती है। एल्केन का फॉर्मेशन जो होता है वो एनोड पर होता है, और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे मिलती है। ये हो गई हमारी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। हाँ, ये -I और +I इफेक्ट जो है हम रिएक्शन मैकेनिज्म में तुमको हम पढ़ाएंगे। -I और +I इफेक्ट ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं। अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम एल्केन की। तो एल्केन की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो देखो, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है इसमें। 1 से 4 तक, कार्बन 1 से लेकर के 4 तक जो होता है वो गैस होता है, 5 से लेकर के 17 तक लिक्विड फेज होती है, ठीक है, और 18 के बाद वाले सॉलिड होते हैं, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट अभी हमने बताया था, ब्रांचिंग के इन्वर्स होता है, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, 1/, ब्रांचिंग, ठीक। हाँ, अब केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अब हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला है हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये होती है हाई टेम्परेचर पे 573 से 753 केल्विन पर, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो देखो, मेथेन और क्लोरीन की रिएक्शन हुई HNO, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3Cl, ठीक है। अब CH3Cl की रिएक्शन Cl2 से कराएंगे, फिर एक हाइड्रोजन जाएगा, क्या बन जाएगा? CH2Cl2। अब CH2Cl2 की रिएक्शन फिर से क्लोरीन के साथ कराएंगे, तो एक हाइड्रोजन गायब होगा, क्या बन जाएगा? CHCl3, उधर क्लोरीन बढ़ेगा। अब CHCl3 की रिएक्शन फिर Cl2 के साथ कराएंगे, अब पूरा हाइड्रोजन हट जाएगा, क्या बनेगा? CCl4, ठीक है, लास्ट रिएक्शन। तो ये है टर्मिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन। कौन कौन सा प्रोसेस? इनिशिएशन, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, होमोलिसिस हुई, ठीक है, होमोलिसिस के बाद फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर दिया। प्रोपेगेशन रिएक्शन में देखो, CH2Cl2 और Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। और टर्मिनेशन रिएक्शन में क्या बन गया? CH3Cl, ये टर्मिनेटिंग प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, CH3Cl। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन, एल्केन के रेट ऑफ रिएक्शन की। तो देखो, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का रहता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन्स, तो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी हो जाएगा। फ्लोरिनेशन जो होता है वायलेंट होता है प्रोसेस, वायलेंट टू बी कंट्रोल्ड। आयोडीनेशन जो होता है वेरी स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। फ्लोरिनेशन वाला हम श्वार्ट्ज रिएक्शन में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे CH4 + I2, जैसे वहाँ पे अभी प्रोसेस हमने हाइलोजिनेशन बताया वही है, CH3I और HI, HiO3 + 5HI, तो 3I2 बनेंगे और 3H2O। क्लियर। ये टोटल ओवरऑल जो है हमने NCERT के सारे एक एक पॉइंट एग्जाम्पल को कवर अप किया है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसको करना। अब यहाँ पे बात कर रहा है कंबसन रिएक्शन की।
तो मीथेन ऑक्सीजन से बनेगा CO2 और वाटर। कैसे? जितने कार्बन होंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड। जितने हाइड्रोजन होंगे, जैसे 4 हाइड्रोजन, उसका हाफ वाटर कर दो। 4 हाइड्रोजन है 2 वाटर, और ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस कर दो। ठीक, तो ये हो गई हमारी कंबसन रिएक्शन। मतलब जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर निकाल दो। ठीक, बाकी ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबसन। ये तो ऊपर हमने कंप्लीट कंबसन पढ़ लिया। इनकम्प्लीट कंबसन में क्या होता है? कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे CH4+O2 इनकम्प्लीट कंबसन हो गया तो C सॉलिड फॉर्म में 2H2O। तो इनकम्प्लीट कंबसन में कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन हो गया, और कंप्लीट कंबसन हुआ CO2 और वाटर निकल गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मतलब देखो कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे हाँ, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NCERT में 3 ही पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे। मेथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीडेशन ही हो रहा है ना, तो मेथेन का ऑक्सीडेशन और कॉपर 523 डिग्री सेंटीग्रेड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो मेथेनॉल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मेथेन से मेथेनॉल, और मेथेन का ऑक्सीडेशन जो हो रहा है मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है, तो मेथेनल HCHO का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, CH3 का ऑक्सीडेशन जो हो रहा है CH3COO की वोल्टेज Mn की प्रेजेंस में हो रहा है, तो एथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ गए? कॉपर की प्रेजेंस में मेथेनॉल, मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में मेथेनल, और CH3COO की वोल्टेज Mn की प्रेजेंस में इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये हमारी रिएक्शन जो है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की हैं। इसे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, इसके प्रोडक्ट्स जो हैं किसकी प्रेजेंट में क्या बना रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर ले रहे हैं यहाँ पे हम, हाँ, इफ़ एल्केन हैविंग टर्सरी हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑक्सीडाइज टू एल्कोहल बाई KMnO4। ठीक है, अगर टर्सरी हाइड्रोजन एटम है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्कोहल किसके थ्रू? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू। जैसे CH3 की होल थ्राइस CH है, KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? CH3 की होल थ्राइस CHO में। ठीक है, हाँ, अब आइसोमराइजेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। आइसोमर बना लेंगे, जैसे आइसोमराइजेशन रिएक्शन CH3CH2 की होल 4 CH3, ठीक है, AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में देखो 2 बना लिए आइसोमराइजेशन इसका। ठीक है, आइसोमर का फॉर्मेशन कर लिया, ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। अब एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है, वो इम्पॉर्टेंट है। ये देखो क्या कह रहा है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, हाँ, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में देखो क्या कह रहा है, ये कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कार्बन का एल्केन हेक्सेन। ठीक है, एजेंट कौन सा है? Cr2O3 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड MO2O3 773 केल्विन पे 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो है एजेंट, इनको याद कर लीजिए। बेंजीन का फॉर्मेशन कर देंगे एरोमेटाइजेशन करके। ठीक है, मेथेन की रिएक्शन जो है H2O के साथ कराएंगे। ठीक है, 1273 केल्विन पे निकिल की प्रेजेंस में तो CO+3H2 मतलब कोल गैस का फॉर्मेशन कर देंगे। समझ गए? हाँ, कोल गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब पायरोलिसिस या क्रैकिंग। पायरोलिसिस जनरली क्या होती है? ब्रेक डाउन होता है। क्रैकिंग ठीक, C6H14 का 773 केल्विन पे ये प्रोडक्ट बनेंगे पायरोलिसिस होके।
C12H26 जो है प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल की प्रेजेंस में 973 केल्विन पे एल्केन, ठीक है, एल्कीन और अदर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो ये क्रैकिंग है पाइरोलिसिस। ये जो हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पे डिराइव किए हैं वो एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, टोटल एक भी पॉइंट जो है एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। तो हमने यहाँ पे एल्केन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एल्कीन की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे एल्कीन को। थैंक यू।